एक रोज जब मैं पढ़ाई करके घर लौट रहा था तो कुछ लोगों ने मेरा किडनैप कर लिया। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी वो लोग मुझे एक बंद कमरे में ले गए। वहां ले जाकर जब मेरे आंखों की पट्टी खोली तो मैंने देखा कि वो तो मेरा नाम आदित्य है। मैं एक साधारण परिवार से हूं और हमेशा से मेरा सपना था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं। मैंने अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत की। घर में हम लोग ज्यादा सदस्य नहीं रहते थे। मेरे माँ पिताजी और मेरे दादाजी और एक मेरी छोटी बहन, हम 5 लोग ही रहते थे। हंसी खुशी हमारा जीवन यापन हो रहा था। वैसे ज्यादा हम अमीर खानदान से भी नहीं थे। हमारा जीवन यापन बस मेरे पापा की मेहनत से ही हो रहा था। वह दिन रात एक कंपनी में मेहनत करते थे जिससे 4 पैसे जमा होते। वह हमारी पढ़ाई लिखाई को भी अच्छे से पूरी करवा रहे थे, क्योंकि हमेशा से ही उनका सपना था कि हम लोग उनकी तरह किसी छोटी मोटी कंपनी में काम करके कोई गुजारा ना करें। हम लोग कोई बड़ी नौकरी हासिल करें ताकि हमारी जिंदगी सुधर जाए। वो हमेशा कहते कि मेरी तरह तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े। मैं तो दिन रात मेहनत करके लोगों के आगे काम करके कुछ पैसे जुटा पाता हूँ, लेकिन तुम लोगों का ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से वह हमेशा हम लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करते थे और हम लोग उनकी बातों से काफी अवगत भी थे। हमें पता था कि हमारे पिताजी ने कितना मुश्किल दौर देखा है, इसलिए हम दिन रात मेहनत करते थे। बहन भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थी। वह इंजीनियरिंग की तैयारी करती थी। बड़े शहर में भेजने के जितने तो हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे पिताजी ने मैनेज किया और पास एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। वह कॉलेज भी ज्यादा बुरा नहीं था, अच्छा कॉलेज था। और वैसे भी मेरी बहन तो मेहनती थी, इसलिए वह दिन रात एक करके पढ़ाई करती थी। मेरा भी सपना डॉक्टर बनने का था, क्योंकि हमारे गांव में मैंने बहुत सी ऐसी घटना देखी थी जिस वजह से मुझे डॉक्टर बनने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल मेरा तो सपना टीचर बनने का था, लेकिन हमारे गांव में एक बार किसी बीमारी के चलते लोगों को काफी परेशानियां देखनी पड़ी। लेकिन कोई भी डॉक्टर उनके घर पर नहीं आता था, क्योंकि सभी लोग ज्यादा पैसे की डिमांड करते थे और उन लोगों के पास ज्यादा पैसे ना होने की वजह से उन्हें उस बीमारी से जूझना पड़ रहा था। तभी से मेरे अंदर एक दया जाग गई कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा और ऐसे बेसहारा और गरीब लोगों की फ्री में मदद करूंगा। इस वजह से मुझे अपना सपना बदलना पड़ा और मैं अब डॉक्टर की तैयारी करने लगा। ये सब इतना आसान कहाँ था। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल होने वाली थी। दरअसल एक दिन मेरी जिंदगी ने एक अजीब मोड़ लिया। मुझे किसी अनजान लोगों ने बाहर जाते समय किडनैप कर लिया। वे लोग बहुत ही खतरनाक थे और उन्होंने मुझे बुरी तरह मारा पीटा। मैं बहुत डरा हुआ था। मेरी जिंदगी जैसे खत्म सी हो गई थी। वो मुझे एक बंद कमरे में रखते थे, ना कुछ खाने को देते थे और ना ही पीने को। अब तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि भूखे प्यासे मेरी जान निकली जा रही थी। उस अंधेरे कमरे में ना तो कोई मेरे पास आता था, ना ही कोई मेरे साथ बात करता था। बस मेरे मुंह आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे उस कमरे में डाल दिया गया। ना मुझे पीने के लिए पानी दिया गया, मानो उनका मकसद यही था कि मुझे बहुत भूख प्यास की वजह से मारना ही हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो आज तक किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखी, ना ही किसी का बुरा किया, लेकिन इन लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम हो गई? इन लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया? दरअसल जहां तक मैंने सुना था वह तो यही था कि किसी को किडनैप इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी आंखें और किडनी निकाल कर बड़े दाम में बेच देते हैं ताकि पैसे कमा सके। लेकिन इन लोगों का तो कोई ऐसा मकसद नहीं लग रहा था। ये लोग तो बस मुझे लाकर यहाँ पर पटक दिया और उसके बाद ना ही मेरी खैर खबर ली, ना ही ऐसे जाना कि मैं जिंदा भी हूं या मर गया, ना ही मुझे पानी खाना कुछ भी दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ आगे होने क्या वाला है। मैंने तो अपनी जिंदगी से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस वजह से भूख प्यास के मारे मेरी जान ही जाएगी। इसका और कोई सल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि मैं यहाँ से भाग निकलूं।
और ऊपर से मुझे बड़े बड़े रस्सियों से बांध रखा था, तो मैं वैसे भी नहीं हिल सकता था। अब तो मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। मुझे तो फिक्र हो रही थी कि पता नहीं मेरे माँ, पिताजी, बहन, दादाजी किस हाल में होंगे। वह मुझे कहाँ कहाँ तलाश कर रहे होंगे। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। मेरे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जैसे तैसे मैंने हिम्मत की और खुद का हौसला बनाए रखा। तभी एक रोज एक लड़का पानी लेकर वहां पर आया। उसने जैसे ही मेरे हाथ खोले, मैंने उसके धक्का मारकर जल्दी से अपने आंखों की पट्टी और मुंह से बंधी पट्टी को हटाकर वहां से भाग निकला। उन लोगों ने मेरा काफी पीछा किया, लेकिन मैंने जैसे तैसे छुपकर अपनी जान बचाई। मैं अपने गांव तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं किस शहर में हूं। मैंने जैसे तैसे सड़कों पर इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाई। जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने किसी इंसान से मदद मांगी। वह भला इंसान था जिसने मुझे मदद दी और अपने घर पर ले गया। वहां पर जाकर मुझे अपने कपड़े दिए, मुझे नहलाया, अच्छे से खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसके बाद जाकर मेरे अंदर थोड़ी ताकत आई। फिर मैंने उसे अपनी सारी घटना बता दी। इतने दिनों तक मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा था। मैं बिल्कुल कमजोर हो चुका था। मेरी याददाश्त भी कमजोर हो चुकी थी। इसलिए मुझे मेरे पिताजी का या किसी का भी नंबर भी याद नहीं रहा। तभी मैंने उस आदमी से कहा कि मैं अपने गांव चले जाऊंगा, मुझे कुछ पैसे दे दो। तभी उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और कहा कि तुम किसी भी तरह बस पकड़कर अपने गांव चले जाओ। तभी मैंने उस आदमी का धन्यवाद किया और वहां से चल दिया। लेकिन तभी मैं बस में चढ़ने लगा तो मैंने देखा कि जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था, वह लोग वहीं घूम रहे थे। मैं डर के मारे बिल्कुल कांपने लगा। मुझे लगा कि ये मुझे देखते ही यहां से पकड़ कर ले जाएंगे। इसलिए मैंने जैसे तैसे हिम्मत की और उस बस से उतरकर कहीं झाड़ियों में जाकर छुप कर बैठ गया। अब ऐसे ही मैं छुपते छुपाते अपने दिन निकाल रहा था। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। वह दिखने में मासूम और मददगार लग रही थी और उसने मेरी जान बचाई। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि वह लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसके पीछे भी वही लोग थे जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। वह मुझे और अधिक परेशानी में डालना चाहती थी। इस धोखे ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं बहुत दुखी और निराश हो गया था। लेकिन फिर किसी तरह मैं उन लोगों के चंगुल से भाग निकला और वापस अपने घर आया। घर लौटकर मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी जिंदगी को एक नया मकसद देना होगा। अब घर वालों के मन में भी यह डर बैठ गया था कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो न जाने फिर से मेरे साथ ऐसी कोई घटना न हो जाए। दरअसल हमारे घर का मेन इकलौता वारिस था। मेरे माता पिता और मेरे दादाजी, मेरी बहन की मुझसे ही उम्मीदें जुड़ी थीं और बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं देते। वह तो मेरी एक छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा भूचाल आया कि उन लोगों की तकलीफ और बढ़ गई, उनकी चिंता बढ़ गई। अब तो उनका मन एक पल के लिए भी शांत नहीं होता था। यहाँ तक कि मेरे माता पिता मुझे अपने पास ही सुलाने लगे। मुझे एक पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं करते थे। तभी एक रोज अब हम लोग खाना खा रहे थे तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा, मुझे ऐसी कोई भी नौकरी नहीं चाहिए जो तुम्हारी जान पर बनाए। अब हम लोगों के मन के अंदर यह डर पूरी तरह से घर पर गया है कि तू अगर बाहर नहीं जाएगा तो तेरे साथ फिर से वह घटना हो जाएगी। इस बार तो भगवान ने हमारा साथ दिया कि तुम हमें मिल गए, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। हमें ऐसी कोई नौकरी नहीं चाहिए। मैंने पिताजी को खूब समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो काम एक बार हो जाता है। जरूरी नहीं कि वह बार बार ही हो। लेकिन सब लोगों की जिद के आगे मेरी एक न चली। तभी पापा कहने लगे कि मैं जैसे तैसे पैसे जोड़कर तुझे एक अच्छी सी कोई शॉप ओपन करवा दूंगा। तुम उस शॉप में जाना और अपना काम धंधा संभालना, और वह शॉप हमारे घर के पास ही होगी। तुम धीरे धीरे अपने धंधे को जमा लेना और उस काम को बड़ा कर लेना। वैसे भी हमारा इतना बड़ा गांव है, ज्यादा शॉप भी नहीं है, इसीलिए तुम्हारी शॉप चलने का पूरा पूरा चांस है।
हम नहीं चाहते कि तुम एक पल के लिए भी हमारी आंखों से ओझल हो, इसलिए तुम हमारी तकलीफ को समझते हुए अपनी जिद को छोड़ दो। तभी मैंने उन लोगों की बात मान ली और कहा कि ठीक है। तभी मम्मी पापा ने कहा कि तुम्हारी शादी भी तय कर देते हैं, तुम्हारी बीवी तुम्हारा सहारा बन जाए। अगर तुम कहीं बाहर जाओ तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ चली जाए, क्योंकि हम लोग तुम्हारे साथ जा नहीं सकते। तुम्हारी बहन को पढ़ाई करनी होती है और तुम्हारी पत्नी है जिसके साथ तुम सारी बातें शेयर कर सकोगे, इसलिए तुम अपनी पत्नी के साथ ही हर जगह जा पाओगे। शादी की बात सुनकर एक पल के लिए तो मैं उदास हो गया, क्योंकि मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था। मेरा तो यही सपना था कि मैं अच्छी तरह से डॉक्टर बनने के बाद ही शादी करूंगा। अब ना तो मैं अपनी नौकरी हासिल कर सकता था और ना ही कुछ और, क्योंकि नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए मुझे बाहर शहर जाना पड़ता और माँ पिताजी उस घटना के बाद मुझे एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुझे भी उनकी तकलीफ समझ में आ रही थी, इसलिए मैंने अपने माँ पापा के लिए हाँ कर दी। कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक रिश्ता तय किया। मैंने वह रिश्ता स्वीकार कर लिया और मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी बहुत ही समझदार और प्यारी थी। उसने मुझे मेरे दुखों से बाहर निकाला और मेरी जिंदगी में खुशियां लौटाई। मेरी पत्नी का नाम आरजू था। आरजू बड़ी ही संस्कारी लड़की थी। उसने जब से हमारे घर में कदम रखा था, हमारे घर में खुशियां लौट गई थीं। वह मेरी बहन को अपने दोस्त की तरह ही मानती थी, हमेशा उसकी पढ़ाई में मदद करती थी और माँ का घर के काम में हाथ बंटाती थी। हम लोगों को लग ही नहीं रहा था कि आरजू नई नई घर में आई है। वह हर समय सब लोगों का ख्याल रखती, सबको खाना देती, यहाँ तक कि मेरा तो पूरी तरह से ख्याल रखती थी। मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती थी तो झट से दूर कर देती थी। माँ के पैरों में मालिश करना, मेरी बहन की पढ़ाई में मदद करना, पिताजी को चाय नाश्ता देना, दादाजी के पैर दबाना, यहाँ तक कि घर का सारा काम भी अकेले करना शुरू कर दिया। एक रोज हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब घर में कुछ पैसे आने लगे हैं, क्योंकि मैंने शॉप कर ली थी और शॉप से अच्छी इनकम हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि आरजू के काम में हेल्प हो जाएगी। हम लोग घर में नौकरानी रख लेते हैं। लेकिन आरजू ने साफ मना कर दिया। वह बोलने लगे कि घर में काम करने के लिए मैं हूं ना, और वैसे भी कहाँ ज्यादा काम है। अगर हमारे पास 4 पैसे हैं तो हम हमारी दीदी की शादी के लिए सेविंग कर लेते हैं, ताकि कल को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। हमें नौकरानी को देने से क्या फायदा, घर का काम तो मैं खुद ही कर लूंगी। आरजू की ऐसी बातें सुनकर सब लोग काफी प्रभावित हुए। पापा ने भी आरजू की खूब बड़ाई की। वो कहने लगे कि ऐसी बहू पाकर तो हम वाकई में ही बहुत खुश हो गए। आरजू ने हमारे घर में इतनी ज्यादा रौनक ला दी थी कि जिसकी हमें कभी भी अपेक्षा नहीं थी और मुझे तो कभी भी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो ऐसे ही लगता था, मैं कोई अच्छी नौकरी ना हासिल करूंगा तो हम लोग गरीबी में ही रहेंगे, और गरीब लड़के को कौन अच्छी लड़की देता है, या तो फिर वह बदसूरत आएगी या फिर कोई बिगड़ैल। मुझे नहीं पता था कि एक सुंदर पत्नी के साथ साथ इतनी संस्कारी पत्नी भी मुझे मिलेगी। भगवान ने मेरे साथ जितना गलत किया था उतना सही भी कर दिया, एक अच्छी पत्नी देकर। अब हम लोग हंसी खुशी हमारे जीवन में रह रहे थे। एक दिन मेरी पत्नी का सामना उन्हीं किडनैपर्स से हुआ जिन्होंने मुझे पहले किडनैप किया था। वह डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दरअसल आरजू सब्जी लाने के लिए बाजार जा रही थी, तो उसे रास्ते में कुछ लोगों ने घेर लिया और उसे किडनैप करने की कोशिश करने लगे। आरजू को पहले तो खूब डर लगा, लेकिन आरजू ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी चीज सीख रखी थी, जिस वजह से उसे कभी भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ता तो उसे डरने की जरूरत नहीं थी। दरअसल आरजू ने कराटे सीखे हुए थे। उसके पिताजी ने उसे बचपन से ही कराटे क्लास लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके पिताजी एक पुलिस ऑफिसर थे। वह अब तो इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसलिए जब आरजू 10 साल की हुई, उसके बाद से उनके पिताजी ने उन्हें कराटे क्लास में भेजना शुरू कर दिया। वह चाहते थे कि मेरी बेटी को कभी भी किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और वह इस दुनिया से बिल्कुल अवगत थे। वह जानते थे
कि लोग इस तरह के होते हैं। अकेली लड़की को देखकर कोई भी वार कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी बच्ची की सेफ्टी के लिए यह सब सोच लिया। अब आरजू अच्छे से कराटे सीख गई थी, तो उसे कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति में डरना नहीं पड़ता था और उसने अपनी इस कला का आज इस्तेमाल किया। उसने उन सबको अकेले ही हैंडल कर लिया। अपने कराटों की बदौलत उन लोगों को काफी मारपीट के साथ वहां से भेज दिया। लेकिन यह सब अब खत्म होने वाला कहाँ था। वह इतने घटिया थे कि उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। वह हमारे घर तक आ गए। एक रोज माँ, पिताजी, दीदी और दादाजी किसी काम से बाहर गए थे। घर में हम दो ही मियाँ बीवी थे। उन लोगों का जैसे ही आना हुआ, उन्हें देखकर मैं तो घबरा गया। मेरे तो पूरी तरह से पैर कांपने लगे। अब मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। मुझे मेरा बीता हुआ कल वापस से याद आ गया। मुझे लगा कि अब यह लोग मुझे उठा कर ले जाएंगे और मेरे साथ वही होगा जो पहले हुआ था। अब मुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन मुझे आरजू की इस कराटा वाली बात का बिल्कुल भी पता नहीं था और आरजू ने मुझे यह बात भी नहीं बताई थी जो उस दिन सब्जी मंडी में इसके साथ हुई थी, क्योंकि यह नहीं चाहती थी कि मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो या फिर मुझे टेंशन हो। इसलिए आरजू ने यह बात मुझे आज ही बताई। अब मुझे आरजू के ऊपर पूरा विश्वास था। आरजू ने अपने कराटों की कला को दिखाते हुए आज फिर उन लोगों को पीट डाला। लेकिन आरजू आज हार मानने वाली नहीं थी। आरजू ने मुझसे कहा कि ये हर रोज यही करते रहेंगे और यह सुधरेंगे नहीं। हमें इनका कुछ तो कुछ हल निकालना पड़ेगा। तभी आरजू ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी किसी के साथ कोई गहरी दुश्मनी है क्या, जिस वजह से आज तक ये तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। मैंने आज उसे कहा कि आज तक मैंने किसी को डांटा तक नहीं, तो दुश्मनी की तो बात ही कहाँ है। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को मुझसे क्या चाहिए। हम लोग तो ज्यादा अमीर भी नहीं हैं कि हम लोगों से पैसे की फिरौती के लिए यह सब करते हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इन लोगों ने हमारा क्यों पीछा किया हुआ है। अब तो ये घर तक भी घुस आए हैं। यह बात हमने मम्मी पापा किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वह किसी भी तरह से चिंता में आ जाए। मेरे साथ हुई घटना के बाद से ही वो लोग आज तक उबर नहीं पाए। लेकिन यह बात बताने के बाद तो वे बिल्कुल टेंशन में आ जाते। इसलिए मैंने और आरजू ने प्लान बनाया कि हम लोगों को पता करना चाहिए कि आखिर है कौन और इनका प्लान क्या है। तभी एक रोज हम लोग जब बाहर निकले तो हमने देखा कि वह किडनैपर पर वहां पर घूम रहे थे। आरजू ने कहा कि यही सही मौका है। हम लोग इनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि यह सब चल क्या रहा है। हम लोग उनका पीछा करते हुए उनके पीछे ही जाने लगे। उन्होंने गांव से बाहर बने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली। हम लोगों ने पीछे के दरवाजे से उस कमरे के अंदर प्रवेश किया और वहीं पर बने कोने में छुपकर बैठ गए। उसके बाद जो हम लोगों ने देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि वहां पर और कोई नहीं, मेरे चाचा जी थे। तो उन लोगों से बोल रहे थे कि आदित्य को किसी भी तरह से यहां पर लेकर आओ। इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार तो वह भाग गया था और उसकी पत्नी ने भी उसका खूब सहयोग कर लिया, लेकिन इस बार उसकी मौत ना हुई तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं उस कोने से बाहर निकला और आरजू ने अपने कराटों को दिखाते हुए उन सब लोगों को पीट डाला। अब उन लोगों की इतनी हालत नहीं थी कि वह उठ खड़े हो। तभी मैंने अपने चाचा जी की कॉलर पकड़ी और कहा कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तभी मेरे चाचा जी ने अपनी गलती को मान लिया। उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा कि दरअसल मेरी तो आंख तुम्हारे घर पर थी। मुझे तुम्हारा घर चाहिए था। मैंने एक दो बार तुम्हारे पिताजी से कहा था कि ये घर मुझे बेच दो, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने कहा कि यह हमारा पुश्तैनी घर है, हम इसे नहीं बेचेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि हम तुम्हें मार देते हैं। उसके बाद तुम्हारे माता पिता का तो वैसे ही सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बेटा चला जाए तो कौन माता पिता खुशी से रह सकता है। और तुम्हारी बहन को शादी करके दूसरे घर भेज देते। उसके बाद से हम तुम्हारे कमजोर हो गए पिताजी, पर वार करके वह घर हम छीन लेते, क्योंकि तुम्हारा घर बाजार के बीच में आता है और बाजार के बीच में घर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए मुझे हर हाल में घर चाहिए था।
इसलिए हमने तुम्हें निशाना बनाया। तभी मैंने चाचा जी को एक तमाचा दे मारा और कहा कि चंद पैसों के लालच में आकर आप एक हंसते खेलते को उजाड़ रहे थे। आपको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। तभी आरजू ने पुलिस को फोन लगाया और मेरे चाचा जी को जेल करवा दी। अब जब सारी बातें मेरे पिताजी को पता लगी तो उन्होंने कहा कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा भाई इस हद तक जा सकता है। लेकिन फिर हम लोगों ने पिताजी से समझाया और कहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। अब हम लोग हंसी खुशी रह सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए। उसके बाद से हम लोगों के जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आई। अब तो मैं डॉक्टर की तैयारी भी फिर से शुरू करने लगा था। आखिरकार उन अपराधियों को सजा मिली और हमारी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। हम दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की और आज हम एक सुखी जीवन जी रहे हैं। मेरी पत्नी ने मेरी जिंदगी में जो खुशियां लौटाई हैं, उसके लिए मैं हमेशा उसका आभारी रहूंगा। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाइयों और बहनों।